नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ की। जिला अस्पताल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई। तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजगढ़ के जिला अस्पताल की। कर्मचारियों की लापरवाही देखिए। गाय इस अस्पताल में घुस आई। इस बारे में किसी कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं, कोई भी इतना सजग नहीं था कि इस गाय को बाहर निकालता। बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की। जिला अस्पताल राजगढ़ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आए दिन लापरवाही भरी तस्वीरें राजगढ़ जिला अस्पताल से सामने आती हैं। उन्हीं में से एक ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल में सुरक्षा गार्ड कहां थे, कर्मचारी क्या कर रहे थे, कई बड़े सवाल इस तस्वीर से जुड़े हुए सामने आते हैं। कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखिए। आईसीयू में गाय घुस आई, कोई नॉर्मल वार्ड नहीं, आईसीयू। इस दौरान कर्मचारी क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल कि जिला अस्पताल में किसी कर्मचारी, किसी गार्ड की मौजूदगी नहीं और यहां पर एक गाय आईसीयू में घुस आती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजगढ़ जिला अस्पताल और कई सारे सवालों के घेरे में हमेशा ही ये अस्पताल रहता है क्योंकि लापरवाही के कई सारे मामले सामने आते हैं। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, निश्चित तौर पर लापरवाही के इंतहा से मानेंगे। कर्मचारी, गार्ड कोई भी क्या अस्पताल में मौजूद नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा एक मामला है क्योंकि आप जान सकते हैं कि राजगढ़ के अस्पताल में, जिला अस्पताल में एक गाय आईसीयू के अंदर चली जाती है, मगर ना कोई सुरक्षा गार्ड होता है, ना ही सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो पाता है, ना ही कोई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति वहां मौजूद रहते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य महकमा चैन की नींद सो रहा है और जिसके चलते अब आवारा पशु जो है आईसीयू में जा रहे हैं और जो मरीज हैं उन्हें गंभीर चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो कह सकते हैं छोटे बच्चे भी भर्ती हैं, कई गंभीर बीमारियों के मरीज भी भर्ती हैं। बावजूद उसके आवारा जानवर अगर आईसीयू के अंदर चले जाते हैं तो कितनी बड़ी लापरवाही है। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि पहला मामला नहीं है लापरवाही का जितेंद्र राजगढ़ के जिला अस्पताल से, लेकिन निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अस्पताल की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया? देखिए, अगर बात करें तो इसके पहले वहां पर अचानक एक निर्माणाधीन छत भी गिर गई थी। कई ऐसी लापरवाही का यहाँ पर सामना करना पड़ा है मरीजों को। तो कह सकते हैं मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में क्या जांच हो पाती है, क्या लीपापोती हो पाती है, देखने वाली बात है। मगर फिलहाल एक आईसीयू के अंदर अगर आवारा पशु चला जाता है तो जाहिर सी बात है मरीजों की जान को खतरा बन सकता है और कई लोगों की जान भी आफत में आ सकती है। मगर अभी तक अस्पताल प्रबंधन का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। मंडला की बात करेंगे। जिले के कलेक्ट्रेट मार्ग पर आशा कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल रात में भी लगातार जारी है। जहां ये कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं, कहने को तो कलेक्ट्रेट मार्ग है पर वहां पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके बाद कार्यकर्ता अपने धरना स्थल पर रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनसे 24 घंटे काम करवाया जाता है, इसके बावजूद सिर्फ 2000 रुपए का वेतन दिया जा रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। कृष्णा, उनकी मांग जो भी है वो निश्चित तौर पर जायज है या नहीं है, इस बारे में सरकार को फैसला करना है, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर मंडला में है, कलेक्ट्रेट मार्ग और टॉर्च जलाकर महिलाएं रास्ते पर बैठी हैं, तो निश्चित ही चिंताजनक विषय। जी बिल्कुल अवंतिका, ये जो प्रदेश व्यापी इनकी जो हड़ताल है, आशा सहयोगिनी जो श्रमिक संघ है, इनकी पिछले 14 तारीख से हड़ताल जारी है, जिसके बाद आज इनका जो भूख हड़ताल का दिन था, इसके बाद से ये महिलाएं अभी तक रात भर में ये अभी भी धरना स्थल पर ही टिकी हुई हैं। हैरानी की बात है कि यह जो जहाँ पर ये धरना दे रही है, यह इनका कलेक्ट्रेट मार्ग कहलाता है। उस मार्ग में भी लाइट नहीं है, जिसके चलते ये जो महिलाएं हैं वो टार्च की रोशनी में मोबाइल के जो टार्च की रोशनी है वहां पर उसे चालू करके ये धरना पे बैठी हुई हैं
और बहुत हैरानी होती है कि जो कलेक्ट्रेट मार्ग होता है, जहां पर कई अधिकारियों का रोजाना आना जाना रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि सामने कलेक्टर का बंगला भी है, उसके बावजूद उस मार्ग में अगर अंधेरा छाया हुआ है तो ये बहुत हैरानी की बात है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे विकास किस प्रकार से हो रहा है। और जो रही बात धरने की, तो वो तो प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन है, तो वह प्रदेश से ही होगा, लेकिन ये जो तस्वीरें जो सामने निकल कर आई है वह हैरान कर देने वाली है। अविंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका कृष्णा पूरी जानकारी के लिए। और हरदा में आशा उषा कार्यकर्ताओं की 14 नवंबर को शुरू हुई हड़ताल आज भी जारी है। आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के 5वें दिन एक दिन की भूख हड़ताल की। उनका दावा है कि गांव में प्रसूति सहित सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले की 584 आशा कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। प्रदेश भर में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। और अब रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएनजी पंप में टेस्टिंग के दौरान विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। जिला अस्पताल में फौरन उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। धौरवास गांव की घटना है। नामुली थाना पुलिस लगातार मामले की जांच करे। कंप्रेसर से सीएनजी भरने का काम यहां पर चल रहा था। सीएनजी मशीन में लीकेज हुई और उसके बाद अचानक से ब्लास्ट हुआ। तो रतलाम से जानकारी सामने आ रही है, सीएनजी पंप में टेस्टिंग के दौरान विस्फोट हुआ है। 5 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया जा चुका है। दौसवास गांव की एक घटना। सहयोगी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी हादसे पर? देखिए, जो 5 झुलसे कर्मचारी हैं, इनको इंदौर रेफर किया गया है। इन्हें ग्रामीणों की मदद से जो है जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें इंदौर अभी भेजा गया है। इसके साथ ही जो अपडेट निकल के सामने आया वो यही है कि कंप्रेसर से जो है यहाँ पे सीएनजी भरने का काम चल रहा था। इसी दौरान सीएनजी मशीन में से लीकेज हुआ और ब्लास्ट हो गया। देखते देखते जो 5 कर्मचारी वहां पे काम कर रहे थे वो इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिनके जो छाती है, पेट है और जो बैक साइड जो पीठ है, वहां ये इस क्षेत्र में ज्यादा झुलसे हैं, जिन्हें तत्काल आसपास के ग्रामीणों की मदद से रतलाम के जिला अस्पताल लाया गया था और बेहतर उपचार के लिए जो है इन्हें अभी इंदौर रेफर किया है। क्योंकि नया पंप सीएनजी का पंप यहाँ डल इंस्टॉलेशन का काम ही चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा देखने को मिला है। क्योंकि नामली थाना पुलिस को भी इस पूरे मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस के जो जवान है वो मौके पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर असली वजह क्या थी। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, यानी कि सुधीर, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह रही। साथ ही आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, जो कर्मचारी झुलसे उनकी हालत पर कुछ अपडेट अभी तक सामने आ पाए, क्या ठीक है, स्वस्थ हैं? देखिए, 20 से 30% कर्मचारी झुलसे हैं, चूंकि सभी की जो हालत है आउट ऑफ डेंजर है। चूंकि बेहतर इलाज के लिए इन्हें इंदौर रेफर किया है, यही बात सामने आई अभी तक के। हालांकि बहुत जो कर्मचारी हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो लीकेज हुआ, खास तौर पे इसकी वजह बता रहे थे, कंप्रेसर से जो है सीएनजी भरने का काम कर रहे थे और इसी दौरान जो है सीएनजी लीक हो गई और देखते ही देखते यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। क्योंकि नेग्लिजेंस किसकी है, किसकी लापरवाही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो 5 कर्मचारी जो झुलसे हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। राहत की बात यही है। साथ ही जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है सुधीर, एक बड़ा सवाल ये भी कि विस्फोट अगर हुआ, यहाँ पर कर्मचारी झुलसे तो प्राथमिक उपचार की क्या वो कुछ व्यवस्था वहां पर थी, और क्या इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आ चुकी है? देखिए, सीएनजी जो पंप रतलाम जिले में लगाए जा रहे हैं, उनके इंस्टॉलेशन का काम ही अभी चल रहा है। चूंकि लिमिटेड पंप है, बहुत कम जगह सीएनजी के जो पंप है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चूंकि धौसवास एक इंटीरियर का गांव है, मेन रोड से 4 लेन से अंदर की ओर पड़ता है, तो यहाँ पे अभी नया जो सीएनजी पंप है उसके इंस्टॉलेशन का काम ही चल रहा था। यही बात सामने आई है। और चूंकि ये जो 5 जो झुलसे हैं कर्मचारी, ये भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए ही आए हुए थे, क्योंकि ये सभी जो झुलसे हुए कर्मचारी है वो आसपास के उज्जैन जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। तो अभी पंप का काम शुरू ही होने वाला था, लेकिन उसी दौरान जो है आज हादसा देखने को मिला। क्योंकि इस तरह के हादसे अमूमन रतलाम जिले में इसके पहले देखने को नहीं मिले हैं। ये पहले ही तरह का ये पूरा मामला सामने आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर पूरी जानकारी के लिए। मंदसौर की अब बात करेंगे। देवस्थान को हटवाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से ही भिड़ंत हो गई।
दरअसल पुलिस लाइन में एक पेड़ के नीचे यहाँ देवस्थान था, जिसे रक्षित निरीक्षक शमीम राणा ने हटवा दिया, जिसका विरोध करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस से इनकी बहस हो जाती है। लोगों का कहना था कि वर्षों पुराने भैरव बाबा के स्थान को एक शराबी के हाथों बिना विधि विधान के हटवाया गया। सवाल करने पर रक्षित निरीक्षक ने उन्हें यहां से बाहर ना जा पाने की धमकी भी दे डाली। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे टीआई ने स्थिति को संभाला, लेकिन अब भी बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं की मांग है कि रक्षित निरीक्षक को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे पुलिस लाइन में एक भैरू बाबू जी का होटला था, जिसको रात के अंधेरे में लगभग 10-11 बजे यहाँ पे किसी साजिश से यहाँ पे एक आपा है मैडम जो यहाँ की इंचार्ज है शमीम राणा, उनने क्या पता किसके कहने पे यहाँ से बिना किसी विधि विधान के एक पेड़ के नीचे भैरव बाबू जी का स्थान बना हुआ था, होटला बना हुआ था, जहाँ जो कि यहाँ की जो इंचार्ज है शमीम राणा जी, उनके द्वारा बिना किसी विधि विधान के उस पेड़ को कटवा दिया गया और भैरव बाबू जी को उठा के अन्यत्र जगह पे रख दिया गया है। उसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि कोई भी हमारे हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से अगर गलत बर्ताव उसके स्थान परिवर्तन करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो इस चीज़ अनुचित है, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो इसी के विरोध में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारी मांग है कि ये जो इंचार्ज है यहाँ की पुलिस लाइन की, इनको सस्पेंड किया जाए और जो जिसने इस तरह की गलत हरकत करी है, पेड़ है वो खराब हो गया, तो उसमें कीड़े लग गए और वो जर्जर हो गया था, वो टूट ही गया था लगभग कुछ। उधर बड़वानी जिले के निवाली ब्लॉक के पुरुषखेड़ा कन्या छात्रावास के छात्राओं ने अधीक्षिका सीमा खोटे पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पैदल ही बड़वानी कलेक्ट्रेट का भी रुख किया। हालांकि पुलिस और अधिकारियों ने इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो फोन पर कलेक्टर से बात करवाई गई और तब जाकर छात्राएं शांत हुई, वापस हॉस्टल लौटने को तैयार हुई। फिलहाल कलेक्टर ने छात्राओं को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पता नहीं है कि तुम्हारा मामला क्या, तुम पैदल जा रहे हो, हमें पता चला। और डिंडौरी के एक लॉज में नाम बदल रहे एक युवक को पुलिस ने दबोचा है। युवक दिल्ली के शादरा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका नाम तौफीक खान है, लेकिन लॉज में उसने समीर श्रीवास्तव के नाम से कमरा बुक करवाया था। शक होने पर जब लॉज संचालक ने उससे आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी मांगी तो पहले उसने खुद को आईजी का बेटा बताकर धौंस जमाने की कोशिश की और फिर चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि लॉज संचालक की तरफ से इस दौरान पुलिस को समय से खबर कर देने पर पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। और भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले ही राहुल गांधी के नाम मिली धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम से मिलकर सुरक्षा की मांग की है, तो वहीं इस मामले पर अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विपक्ष को सुरक्षा देने की प्रथा कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। उम्मीद है कि सीएम भी इसे जारी रखेंगे। विवेक तन्खा ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी को कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। याद होगा जब राजीव गांधी जी साउथ जा रहे थे और बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि राजीव गांधी जी के लाइफ पे खतरा है, और हुआ एक कितनी बड़ी दुर्घटना हुई इस देश में। और इसीलिए इस यात्रा को लेके कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी गए थे सीएम साहब के पास और उनसे सिक्योरिटी की बात भी की थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का शासन इसको सीरियसली लेगा और मध्य प्रदेश में कोई ऐसी प्रथा नहीं रही है कि हम अपने विपक्ष को प्रोटेक्ट ना करें। और उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में प्रवेश करेगी। इस दौरान स्थानीय निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने राहुल गांधी के स्वागत की बड़ी तैयारी की। आपको बता दें कि बुरहानपुर का गांधी परिवार से 3 पीढ़ियों से ज्यादा का रिश्ता है और यही कारण है कि विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा परिवार सहित राहुल गांधी से भेंट मुलाकात करेंगे और उन्हें इंदिरा गांधी के यहाँ के दौरे की तस्वीरों की एल्बम भी भेंट करेंगे। रहे 3 पीढ़ी के संबंध रहे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी को 1977 में बाई इलेक्शन का टिकट दिया था, जिस उस समय स्वर्गीय शिव कुमार भैया 3 बार के एमएलए होते थे और 3 दिन इंदिरा जी हमारे बड़े घर पे रही। उनका रहना, उनका खाना हमारे घर पे रहा और 3 दिन तक इस क्षेत्र में उन्होंने कैनवसिंग की, जनसंपर्क किया। महसूस अब हो रहा है आपको कि उसी परिवार का जो
राहुल गांधी जी आ रहे हैं और आप भी उनसे मतलब उनकी अगवानी करने का मौका है। राहुल गांधी जी इस पूरे देश के नेता है और ठाकुर परिवार से जब उनका 3 पीढ़ियों का संबंध रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है कि उस परिवार का बच्चा या बेटा जब हमारे शहर में उसी तरीके से आ रहे, जैसे 3 दिन के लिए इंदिरा जी आई थी, ये भी 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं, तो वही इतिहास वाली फीलिंग आ रही है। और मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले चुनाव से पहले एक नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है। ये पार्टी पूर्व आईएएस अधिकारी वरद मूर्ति मिश्र ने बनाई है और इसका नाम वास्तविक भारत पार्टी दिया गया है। इसके गठन के बाद पूर्व आईएएस ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2023 में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वरद मूर्ति ने आगे कहा कि पढ़े लिखे बेदाग छवि के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। उनकी पार्टी सिस्टम में सुधार, बेरोजगार किसान, महिला सुरक्षा, रोजगार, शुद्ध पेयजल जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, सियासी हलचल तेज हो गई है और चुनावों के पहले मध्य प्रदेश में एक और पार्टी ने दस्तक दी है। खास बात यह है कि किसी राजनेता ने इस दल का निर्माण नहीं किया, बल्कि पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्र ने यह पार्टी बनाई है और एक नई पहल के साथ, कुछ नवाचारों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वरद मूर्ति मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि जरूरत क्यों पड़ी नई पार्टी बनाने की? आपके लिए तो भाजपा कांग्रेस दोनों में रास्ते मुझे लगता है कि खुले होंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का जो कल्चर है ना, उस कल्चर में और उनकी जो पूरी कार्य पद्धति पिछले 30 वर्षों की अगर हम देखें तो उससे ऐसा लगता है कि मतलब आप वहां रहकर राज्य के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते या आम जनता के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि मध्य प्रदेश की न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में बल्कि बहुत सारी अन्य व्यवस्थाओं में भी बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। और वो सुधार की जो परसेप्शन है या उस तरह की जो चेतना है वो उन दोनों दलों में कहीं नहीं है। लोग नारे लगाते हैं, लोग मोटरसाइकिल रैली करेंगे, मशाल जुलूस करेंगे, इस प्रकार के आयोजन करके जनता को आप व्यस्त तो रख पाते हो, लेकिन आप जनता के लिए कुछ कर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि शायद हम अपना दल अलग से बनाते हैं और उसमें अच्छे लोगों को जोड़ते हैं तो हम लोग अच्छा परिणाम देने में सफल होंगे। तो देखिए, पूर्व आईएएस और अब बात कर लेते हैं रायसेन की। जनपद सीओ ने तानाशाही दिखाते हुए वहां ट्रैक्टर चलवा दिया जहां युवा खेला करते थे। गैरतगंज जनपद सीओ पूनम दुबे का बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे युवाओं को उस जगह पर खेलने से मना कर रही हैं। इधर सीओ के इस रवैये से नाराज युवाओं ने जनपद पंचायत कार्यालय के सामने भोपाल सागर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदेश के परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से इसकी शिकायत की है और अलग जगह खेल का मैदान मुहैया कराने की भी मांग की है। और इधर रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले में 45 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लंबी जांच के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि 45 कॉलोनियां हैं जो कि पूरी तरह से अवैध हैं। और इधर जबलपुर लोकायुक्त ने कटनी के आरटीओ कार्यालय में दबिश देकर बाबू समेत 2 प्राइवेट कर्मचारियों को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की मांग नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कागज अवेलेबल कराने के लिए की गई थी। उन्होंने शिकायतकर्ता से 96,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बुरहानपुर की भी बात करेंगे, जहां बहुचर्चित जिला अस्पताल में सरकारी राशि गबन मामले में 4 महीने से फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष आनंद दीक्षित को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में कोरोना काल के दौरान इस तरह की बात सामने आई थी। 18 लोगों ने मिलकर 12 करोड़ की राशि के वारे न्यारे कर दिए थे। और झाबुआ में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर में सो रहे ग्रामीण को गोली मार दी गई। परिजन इलाज के लिए गुजरात के दाहोद भी लेकर गए, जहां पर ग्रामीण की मौत हो गई। मामला राणापुर थाना क्षेत्र के बधुशाला गांव का। परिजनों का कहना है कि सभी लोग सो रहे थे, गोली की आवाज सुनकर उठे लेकिन किसी को देख नहीं पाए। और अब खबर इंदौर से है, जहां एक जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। एमजी रोड थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर संगीत कॉलेज के पास खाली पड़ी बिल्डिंग के पास ये लाश बरामद की गई। पूरी तरह से जली हुई है। काफी दिनों से यहां पर पड़े होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां एक युवक को कट्टे के साथ सेल्फी लेना भारी पड़ गया। यहां आधी रात में एक युवक शराब के नशे में चूर होकर जब सेल्फी ले रहा था, तभी कट्टे से फायर हो गई, जिससे वो घायल हुआ है
और इस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन घायल हुआ है। करीब 20 दिन के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। धार के मांडू में तेंदुए के 2 शावकों के मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल इस क्षेत्र में कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे और इसी दौरान उन्हें तेंदुए के 2 शावक दिखाई दिए। लोगों ने इन्हें बिल्ली का बच्चा समझकर हाथों में उठा लिया, वीडियो भी बनाया, लेकिन मोबाइल का फ्लैश चमकते ही दोनों शावक गुर्राने लगे। उसके बाद सूचना वन विभाग को दी गई। मांडू से तेंदुए के 2 शावक मिले, वन विभाग को सौंप दिए गए हैं और अब इनकी देखरेख वन विभाग की तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षित जंगल में छोड़ने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जाएगी। और अपनी सुरीली आवाज से लोकगीत के क्षेत्र में पूरे देश में एक अलग पहचान बनाने वाली गायिका मैथिली ठाकुर भोपाल पहुंची हैं। यहां मैथिली ने न्यूज 18 से भी बातचीत की, कहा कि लोकगीतों की दुनिया बहुत बड़ी है, वो आगे भी इसी क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। कला और साहित्य से जुड़े आयोजनों के लिए भोपाल पूरे देश भर में मशहूर है और अपनी कला से, अपनी गायकी से पूरे देश का दिल जीतने वाली गायिका मैथिली ठाकुर देश के दिल मध्य प्रदेश में है। विश्व रंग कार्यक्रम में शामिल होने वो यहाँ पहुंची हैं। मैथिली, भोपाल आकर हम आते हैं, भोपाल में एंटर करते हैं, भोपाल की आबो हवा में एक अलग ही जादू है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ आते ही एक तो मुंह से अपना अपन निकलने लग जाता है मैं जैसे भोपाल एंटर करते। और मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मुझे भोपाल सबसे सुंदर लगता है। मैं अभी बहुत जगह घूमती आई हूँ और भोपाल, हाल ही में मैं इंदौर से आई हूँ, लेकिन भोपाल की जो ब्यूटी है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। मैथिली, जो हमने देखा कि टीन एज से ही आपने एक गीतों का और संगीत की तरफ जो सफर था वो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि इस एज के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो रैप म्यूजिक की तरफ, पॉप म्यूजिक, बेस म्यूजिक होता है उसकी तरफ जाते हैं। आपने लोकगीतों को चुना, आपने भजनों को चुना, आपने उन गीतों को छुआ, उन लोगों को छुआ जो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा से ताल्लुक रखते हैं। इसके पीछे की वजह? ये मुझे मेरे फैमिली ने बहुत इंस्पायर किया। मेरे दादाजी खुद बहुत अच्छा लोकगीत गाते हैं और बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सुना है, सीखा है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर इतनी बस चुकी हैं कि मैं उसके बाहर निकलना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भगवान के बारे में गा रहे होते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में गा रहे होते हैं। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर निकलते हुए अनेकों राज्य के जो अलग अलग प्रकार के पारंपरिक लोकगीत हैं सभी में मैं डूबना चाहती हूँ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो मैथिली ठाकुर हमारे साथ थी और उनका कहना है कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह भजनों की दुनिया में, लोकगीत की दुनिया में लगातार काम करती रहेंगी, जन जन तक इसे पहुंचाने का काम करेंगी और उनको जो लोगों का प्यार मिलता है वो उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और भोपाल आकर वो बेहद खुश हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होना है उसको लेकर वे अब तैयारी कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।